क्यों कभी रसिया और चाइना ईरान को यूएसए से हारने नहीं देगा और जरूरत पड़ने पर शायद मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। यूएसए ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोलिंग लाइन के तहत 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी के हेवीली गार्डेड कंपाउंड पे लार्ज स्केल एरियल असोल्ट किया, जिससे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स और कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी मारे गए थे। इससे यूएसए और इजराइल को लगा था कि अब ईरान हार मान लेगा, घुटना टेक देगा और सरेंडर कर देगा, पर उनके सोच के उलट ईरान और एग्रेसिवली अटैक करने लगा। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जहां जहां यूएस का मिलिट्री एंड सर्विलांस बेस था, वहां वहां ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड सही ड्रोन से टारगेटेड अटैक कर रहा है। और ऊपर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और शिप्स को वार्न किया है फॉर एनी पॉसिबल अटैक इफ दे पास थ्रू विदाउट ईरान परमिशन। और चीज़ें यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। कुछ सालों पहले जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तब सबको यही लगा था कि रसिया कुछ दिनों में या हफ्तों में या फिर महीनों में यूक्रेन को आसानी से कैप्चर कर लेगा। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। और वो लड़ाई आज तक चल रही है और कोई नहीं जानता कब रुकेगा। और एक और क्लासिक एग्जाम्पल है जब यूएसए ने वियतनाम पे हमला कर दिया था। हुआ क्या? वो युद्ध भी लंबा खींचा और आखिरी में यूएसए को हार का सामना करना पड़ा। यूएसए ने इजराइल को लगा था कि अयतुल्ला खमीनी को एलिमिनेट करने के बाद ईरान आसानी से हार मान लेगा और उनके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन देखो वॉर इतना लंबा खींच गया। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से रसिया और चाइना ईरान की साइलेंटली हेल्प कर रहा है। हालांकि अभी ये दोनों देश इंटेलिजेंस, सर्विलांस और मिलिट्री इक्विपमेंट के जरिए ही मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वॉर और एस्केलेट होता है और ईरान बैकफुट पे आता है, तब जाकर रसिया और चाइना डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसा रियलिटी में भी होना पॉसिबल है। और ऐसा होने के 3 बड़े रीजन हैं। पहला, रसिया यूक्रेन युद्ध के पहले यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर देश रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे। उनका 40 से 45% नेचुरल गैस, 27% ऑयल, 40% डीजल और 45% कोयल रसिया से ही आता था। लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूरोपियन यूनियन और कई अन्य देशों ने रसिया से एनर्जी इंपोर्ट करना कम कर दिया। बंद नहीं किया, कम कर दिया और रसिया पे हेवी सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। आज के समय में रसिया एनर्जी एक्सपोर्ट करके पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में रसिया ईरान की मदद क्यों करेगा? क्योंकि ईरान के पास वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, अराउंड 40%। क्योंकि अमेरिका अगर ईरान को हरा कर उसके ऑयल फील्ड्स पे कैप्चर कर लेता है, तब ये रसिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन होगी, क्योंकि अमेरिका के हाथ वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व लग जाएगा और वो अपने मनचाहे तरीके से ऑयल एंड गैसेस को सप्लाई करेगा। और अगर यूरोपियन यूनियन अपने एनर्जी डिमांड्स को ईरान के जरिए पूरा करने लगे और रसिया पे से अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरह से जीरो कर ले, तब ये रसिया के लिए एक बहुत खतरनाक बात होगी। और रसिया कहीं ना कहीं ये जानता है कि यूएसए के पास अरब नेशंस एंड वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल अभी भी है। और अगर ईरान भी यूएसए के हाथों चला गया तो रसिया चारों तरफ से गिर जाएगा, उसकी इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा है चाइना। चाइना अपने 90% एनर्जी इंपोर्ट ईरान से करता है, क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं कि ईरान दूसरे देशों को तेल बेच नहीं पाता। और चाइना इसका फ़ायदा उठाकर ईरान से कम कीमतों पे भारी मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल खरीदता है। और इसका पेमेंट चाइना ईरान को युआन में करता है, डॉलर के डोमिनेंस को थोड़ा कम करने के लिए। और जैसा कि हमें पता है, यूएसए चाइना को एज अ राइवल एंड ग्रेटेस्ट थ्रेट देखता है। वो अगर ईरान को कैप्चर कर लेगा तो चाइना का इकोनॉमी यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग पावर, उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बुरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। और चाइना ये बात भली भांति जानता है, इसीलिए वो एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस को तलाश रहा है फॉर फ्यूचर यूज। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए ने अपने डॉलर, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे वर्ल्ड के पावर बैलेंस को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया था, चाइना भी वही करने की सोच रहा है। अगर यूएसए ने ईरान को कैप्चर करके चाइना के इंपोर्ट्स को काट दिया या कम कर दिया, तब चाइना को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। और शायद इसीलिए रसिया और चाइना दोनों नहीं चाहते कि यूएसए आसानी से ईरान को कैप्चर कर ले। और तीसरा, पावर एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन।
अब दुनिया पूरी तरह बदल चुका है। पहले की तरह नहीं कि गन्स, फुट सोल्जर्स, आर्टिलरीज एंड वेपन्स डिसाइड करते थे कि कोई देश कितना पावरफुल है। अब पूरा गेम है पावर का। पावर मतलब एनर्जी एंड रिसोर्स। जिसके पास और जो सबसे ज़्यादा और रेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करेगा वो सबसे पावरफुल बनेगा। आगे आने वाले सालों में कोई कंट्री उतना ही डोमिनेट कर पाएगी जितना उसके पास रिसोर्स नहीं, उसके कंट्रोल में रिसोर्स होगा। क्यों अमेरिका हमेशा ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करता है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को बर्बाद कर दिया और अब ईरान के पीछे पड़ा है, और क्यों उसने रसिया एंड वेनेजुएला पे इतने सैंक्शंस लगाए? क्योंकि बढ़ते पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी के कारण अर्थ से रिसोर्सेज तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और अमेरिका मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहता है। तब ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया को अमेरिका की मनमानी सहनी पड़ेगी अगर अमेरिका ने मेजॉरिटी ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया। अभी हाल में चाइना ही एक ऐसा देश है जो यूएसए को हर फील्ड में टक्कर दे रहा है। और अब बात रही स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो पूरा रसिया, यूक्रेन और ईरान इजराइल वॉर इसी पे अड़ा है। वेस्टर्न साइड से नाटो, ईस्टर्न साइड से अलास्का और नीचे से कैस्पियन सी के जरिए यूएस की प्रेजेंस से रसिया चारों तरफ से गिर जाएगा। और यहाँ पे रसिया के लिए मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इकोनॉमी एंड ट्रेड के लिए। पहला, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में यूएस की 6th फ्लीट की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हालांकि रसिया का इस सी से कोई डायरेक्ट कोस्ट लाइन नहीं है, पर टाटस नेवल फैसिलिटी ये बेस सीरिया में है और यहीं से रसिया मेडिटेरियन में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए हुए रखा है। पर यहाँ यूएस कहीं ना कहीं रसिया पे भारी पड़ता है। दूसरा, ब्लैक सी। ब्लैक सी में यूएस का परमानेंट नेवल बेस नहीं है, लेकिन मॉन्टेरेस कन्वेंशन के जरिए नॉन ब्लैक सी कंट्रीज जैसे यूएस अपनी वॉरशिप को ब्लैक सी में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रख सकता है, यूजुअली 21 दिनों तक। लेकिन ब्लैक सी में रसिया का सेवेस्टोपोल नेवल बेस है और ये रसिया का वन ऑफ द हेविली एंड स्ट्रांगली कंट्रोल रीजन है। तीसरा, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में यूएस का कोई नेवल प्रेजेंस नहीं है। कैस्पियन सी से रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान के बॉर्डर्स लगते हैं, पर ये सी चारों तरफ से फुली लैंडलॉक्ड है और इसीलिए आउटसाइडर फोर्स जैसे यूएसए अपने नेवल फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय नहीं कर सकता। अगर यह लड़ाई और बढ़ी, ईरान हार गया और यूएसए ने कंट्रोल ले लिया, तब वो कैस्पियन सी के जरिए आसानी से रसिया तक पहुंच सकता है। और इसीलिए रसिया ईरान को अभी साइलेंटली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकता है, क्योंकि तब बात रहेगी उसकी ट्रेड, इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी की। और रही बात चाइना की, तो चाइना का 90% इम्पोर्ट ईरान से होता है। अगर यूएसए ने ईरान को कैप्चर करके कंट्रोल जमा लिया तो हो सकता है वो इस इम्पोर्ट को कट कर दे या फिर कम कर दे, जो चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की बात होगी। और ऊपर से चाइना का चिकन नेक यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यूएसए अगर चाहे तो वो चाइना के चिकन नेक को चौक कर सकता है, क्योंकि चाइना के मेजॉरिटी ऑफ जो शिप्स है वो यहीं से होके गुजरते हैं। और इसीलिए आज के समय में ये दोनों देश ईरान को खुलेआम तो नहीं पर बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है कि फ्रंट में भी आ जाए। और इंडिया भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये लड़ाई ख़त्म हो, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ईरान में लगे हैं, जैसे कि चबहार पोर्ट। कि इंडिया अपने ज़्यादातर ऑयल्स एंड नेचुरल गैस सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर जैसे देशों से खरीदता है, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके रखा है उसके कारण ना शिप जा पा रही है ना आ पा रही है, और इसीलिए इंडिया में अभी एलपीजी के शॉर्टेजेस पड़ रहे हैं। और इसीलिए इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये वॉर और खींचे। जय हिंद, सत्यमेव जयते।